मेघा, लोग कामयाबी की कहानियां बताते हैं, तो आप बता सकती थी कि मैंने सबसे बड़ी वेलनेस चेन कैसे बनाई, पर आपने सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में जो बीता उस पर बात करनी चुनी, और वो भी ऐसी चीज़ें जिस पर अमूमन लोग बात नहीं करते हैं, सफल होने के बाद तो और भी नहीं करते हैं। What prompted you to do this? अगर मेरे बैंक में बैलेंस भी है, लेकिन मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी जाके खरीदनी है तो आई एम नॉट कंसिडर्ड एज अ सीरियस बायर। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कोई हस्बैंड या फादर अकम्पनी नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई वेंट थ्रू द अब्यूज़ फॉर 8-10 ईयर्स। 5 साल की उम्र से आप देखिए, हाँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी एंड तो उन्होंने। किसका डर था? फादर के एंगर का? हाँ, फादर के एंगर का, और बहुत गिल्ट था क्योंकि मेरा रिसेंटली 1 महीने पहले ही या 15-20 दिन पहले ही मेरा अबॉर्शन हुआ था। तो कौन सी क्लास में पढ़ती थी तब आप? मैं 9th में आई थी उस टाइम पे। मेरी दादी ये वर्ड यूज़ करती थी और मुझे उनसे बहुत प्यार है, वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं, और शी वॉज अ पेरेंट फॉर मी इन माई लाइफ। वो हर मौका देख के मुझे ये याद दिलाती थी कि तूने अपना शरीर ख़राब कर दिया। एक तो ये शादी वाला जो है बहुत भरा जाता है हमारे आज भी। वो लड़कियों की ज़िंदगी का इकलौता मकसद बस ये हो कि कोई उनसे शादी कर ले। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर आपकी ज़िंदगी में एक दूसरा बड़ा झटका लगता है कि आपका जो पार्टनर है, जो बॉयफ्रेंड है, बोलचाल के शब्दों में कहें, वो इमोशनली बहुत वोलेटाइल था, बहुत ही असुरक्षित था, फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हो गया था। एंड ही यूज्ड टू थ्रेटन यू, वो लगातार आपको धमकियां देता था कि मैं नींद की गोलियां खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और उसने एक दिन ऐसा कर भी लिया जी। एंड ही डाइड। So second round of shame and guilt. Yes, absolutely. क्या हुआ था? Unfortunately, most situations में होता है कि we try to find solutions by blaming others. Scapegoat. जी, तो उनकी फैमिली की भी यही बहुत कोशिश रही। 22 घंटे तक क्या कर रहे थे? आपसे बैठे रहते हैं आप, you don't feel any urge, आप खाना नहीं खाते हैं, आपको बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वो पी रखा है। ना आप बात कर रहे हैं, सब इंटरनलाइज्ड होता है। आदमी जब जाता है स्पा में, वो कितना भी प्रोफेशनल, कितना भी अच्छा हो, कई लोगों के दिमाग में रहता है अच्छा ये स्पा में है, मसाज कर रही है, तो एक विकृत मानसिकता भी रहती है। तो बहुत चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री में। आपका तजुर्बा, जो आप 1-2 प्रसंग जिनका जिक्र करना चाहें। मोर एंड मोर वुमेन will come under financial strength, stability में आएंगी, this narrative will change. आप ये देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 औरतें थी। आज की डेट में भी आप देखेंगे, आई मीन विमेन के इतने इश्यूज हैं, लेकिन विमेन मिनिस्ट्री 2006 में फॉर्म हुई है। बड़ा ज़रूरी होता है ये भूलना कि हम भूल सकते हैं, और याद रखना कि याद भी रखा जा सकता है। उलटबांसी से भरा वक्त है तो बयान सीधा रहे तो बेहतर है। ये जो लेंस के उस पार की आपकी दुनिया है, ये जो एक क्लिक के सहारे हमारा और आपका नाता जुड़ता है, और ये जो इस कार्यक्रम का नाम है किताब वाला, ये क्यों है? इसलिए है कि हम पर और आप पर बहुत बीतती है, फिर हम में से कुछ चुनते हैं अपने जीवन को, अपने तजुर्बों को, अपनी कल्पनाओं को बुनते हैं, अक्षरों के सहारे प्रस्तुत करते हैं। आज का किताब वाला कुछ खास है। आज आप बीती की कहानी है। ये एक लड़की की कहानी है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान की एक सफल उद्यमी है। आप एंटरप्रेन्योर शब्द खूब सुनते हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वेलनेस चेन की को-फाउंडर हैं। ये इनका एक परिचय है, पर इनका जो दूसरा परिचय है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बातचीत के संदर्भ में, वो ये कि ये तमाम संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँची हैं। इसलिए लेंस के उस पार जो भी लड़कियाँ बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, और उनकी ज़िंदगी में कभी बेटा, कभी दोस्त, कभी पति, कभी पार्टनर, कभी पिता, जिस भी रूप में आप हैं, आप सबको ये कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक बच्ची की कहानी है जो अपने घर में
फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार हुई। एक ऐसी टीनेजर की कहानी है जो फ़कत 13 साढ़े 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद घर वालों के लांछन की कहानी है, स्कूल में उसके संघर्ष की कहानी है बगावत की कि इन सब के बावजूद मैं चुकना नहीं चुनूंगी, मैं कुछ बन कर दिखाऊंगी। भले ही उसके लिए कम उम्र में नौकरी शुरू करनी पड़े, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करनी पड़े, स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़े। इस दौर में बहुत से पुरुष, बहुत से स्त्री आए, कुछ ने दोस्त होना चुना और कुछ ने अपने हिस्से की कटुताओं और कुंठाओं को इनकी ज़िंदगी में घोलना चुना। पर आज की तारीख में इनके मन में कृतज्ञता है और है माफ़ कर देने का भाव। ये बहुत शक्ति से भरी, साहस से भरी, संकल्प से भरी कहानी है। किताबवाला में आज की किताब है द राइज ऑफ शक्ति। ये कहानी है हमारी आज की मेहमान और इस किताब की ऑथर मेघा दिनेश की। इसे ब्लू रोज़ पब्लिकेशन ने छापा है। मेघा दिनेश जो मेघावी के नाम से वेलनेस चेन की को फाउंडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सब लोगों का जो इसको वॉच करेंगे और कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। मैं अभी बहुत इमोशनल भी फील कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही अभी हमने कुछ टाइम पहले बात किया था, दो दोस्तों के बीच की बात मैं तो रखूँगी एंड या सो इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू कॉल यू माय फ्रेंड। थैंक यू सौरभ एंड इट्स द सेम लाइकवाइज। थैंक यू। मेघा, लोग कामयाबी की कहानियाँ बताते हैं, तो आप बता सकती थी कि मैंने सबसे बड़ी वेलनेस चेन कैसे बनाई, फंडिंग के लेवल पे, मार्केटिंग के लेवल पे, स्टाफ की ट्रेनिंग के लेवल पे, उस पर हम बात करेंगे भी। पर आपने सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में जो बीता उस पर बात करनी चुनी, और वो भी ऐसी चीज़ें जिस पर अमूमन लोग बात नहीं करते हैं, सफल होने के बाद तो और भी नहीं करते हैं। What prompted you to do this? सो सौरभ, जो हमारी जो लाइफ में जो ये सिस्टमिक इश्यूज़ हैं, जो एज अ वुमेन आप हर वॉक ऑफ लाइफ में फेस करते हैं, चाहे वो बोर्ड रूम में हो, चाहे आप जॉब में हो, आप घर में हो, ग्रोइंग अप ईयर्स में हो। एक छोटा सा मैं आपको बात बताती हूँ कि आज मैं इतने लेवल पे पहुँची हूँ और अगर मेरे बैंक में बैलेंस भी है, लेकिन मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी जाके ख़रीदनी है तो आई एम नॉट कंसिडर्ड एज अ सीरियस बायर। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कोई हस्बैंड या फादर अकम्पनी नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर डे टू डे चैलेंजेस। सो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत टाइम हो गया है, इन बातों के ऊपर अब बात होनी ज़रूरी है, बिकॉज़ हर जनरेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेटर करने के लिए, बेटर वर्ल्ड छोड़ने का। ये जो विमेन इश्यूज़ हैं, इसी कहानी बहुत सालों से चल रही है, चलती हुई आ रही है। नाउ वी हैव टू टेक इट कि बस बहुत हो गया, इट्स लाइक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, इट कांट बी जस्ट ऑसिलेशन। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने ये बुक लिखी, जिसमें मैंने एज अ वुमेन एंड वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उन सब के बारे में कोशिश की है, मेरे लेंस के थ्रू, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू प्रेजेंट करने की, ताकि एक प्लेटफॉर्म हो सके जहाँ पे हम ये सब बातें करना शुरू करें। मैं आपकी किताब से एक एक प्रसंग उठाऊंगा और मेरी गुजारिश है कि फिर आप विस्तार से बताएं कि वो क्या थी घटना और आपने कैसे उससे डील किया। जो पहली इमेज मेरे दिमाग में आ रही है वो है जयपुर में अपने घर के गेट पर एक सूखी रोटी लेकर रोती बच्ची। क्यों रोती थी मेघा? मैं करीबन 3 साल की होंगी जब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे, डिवोर्स हो गए थे। जॉइंट फैमिली थी। मैं और मेरा बड़ा भाई वो फादर के साथ ही रहे थे। सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे ये सेंसिटिविटी भी नहीं होती है बच्चों के लिए कि पेरेंट्स जब अलग हो जाते हैं, कुछ तरह का काउंसलिंग या कुछ ऐसी बातें वो हो, तो आसपास के माहौल पे हमेशा ही रहता था कि मुझे याद दिलाया जाता था कि अरे तेरी तो मम्मी तुझे छोड़ के चली गई।
बोलते थे ऐसा? बोलते थे, रिश्तेदार बोलते थे, नेबर्स बोलते थे। और एक छोटे बच्चे के लिए जब आप ये सुनते हैं तो एक अबैंडनमेंट का जो इश्यू होता है, तो गेट पे खड़ा होना मेरे को जो लगता है उस टाइम पे ये था, एक आशा थी, एक होप थी कि मम्मी वापस आएंगी, यू नो। तो इट वाज लाइक जैसे एक वो बच्चे कि मम्मी उसको छोड़ के कहीं जाती हैं तो बच्चा रोता है, वेट करता है माँ का, तो वो उसी तरह का मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस था कि मम्मी आएंगी, क्योंकि आसपास के सब बच्चों को मैं मम्मियों के साथ देखती थी, मेरी नहीं थी, तो मुझे लगता था मेरी मम्मी आएंगी, और मुझे ये हमेशा याद दिलाया जाता था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ के चली गई हैं। सो आई थिंक इट वाज मिक्स कि एक तो और जब वो आई और फाइनली मिली एंड दैट वाज अनदर हार्ट ब्रेक फॉर यू। हाँ, तब मुझे जो मैं तब आई मीन 13.5-14 के आसपास होंगी, जो मैंने मेरी किताब में बताया है। आपने चिट्ठी लिखवाई उनको? हाँ, मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो मेरे एक रिलेटिव थी, मेरी जो कज़न बुआ, वो उनके रिश्तेदार और ये सब हैं, तो कभी कभी वो जब घर पे आती थी तो इनडायरेक्टली चुपचाप मुझे उनके बारे में कुछ ना कुछ बताती रहती थी। सो उस टाइम पे मुझे कुछ लग रहा था कि देयर वाज समथिंग आई न्यू इज़ नॉट राइट, लेकिन बहुत छोटी थी, समझ में नहीं था कि क्या है। और मुझे लग रहा था कि मुझे उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, मेरी मम्मी है, खुद की मम्मी है। तो तब मुझे लगा, तो मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिखी। अभी इतना तो याद नहीं, बट मुझे ये याद है, बहुत भावुक चिट्ठी थी कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और अगर वो आ सकें तो मुझे उनसे बातें करनी हैं। मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पली बड़ी हुई थी, मैंने उनकी फ़ोटो तक नहीं देखी थी, तो मुझे उनकी शक्ल भी कैसी है इतना आइडिया नहीं था। तो वो सब चीज़ें थी, उस हिसाब से मैंने उनको लिखा था, वो चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी शायद उनको 1-2 महीने के बाद मिली थी। तब तक मेरा अबॉर्शन हो चुका था, एंड उस टाइम लैंडलाइंस ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने घर पे फ़ोन किया था। तो उन्होंने मेरा जो नाम पहले जो सरनेम होता था, वो उन्होंने उस हिसाब से यूज़ किया था, मेघा बौद्ध या समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मेरी जो सेकंड मदर हैं, उन्होंने ही फ़ोन उठाया था, तो उनको एकदम से लग गया कि कुछ तो वो है। जो उन्होंने इस तरह से प्रिटेंड किया था कि वो मेरी दोस्त हैं, सो उनको मालूम चल गया था, तो सारी डिटेल्स उन्होंने नोट कर ली थी। तो मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो आ रही हैं स्कूल में मिलने के लिए। और सडनली मुझे क्लास में से मैसेज आता है कि आपको मिलने को ही आए हैं आपके पेरेंट्स, ये सब। सो मैंने देखा मेरे फादर और मेरी सेकंड मदर हैं, और इनके सामने मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं। तो मैं एक अजीब से चक्रव्यूह में थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हुआ था रिसेंटली लाइफ में, एंड ये सब देख के तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। एंड देन मैंने उनको बोल दिया कि मुझे आपसे मिलना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो उन्होंने, किसका डर था? फादर के एंगर का? हाँ, फादर के एंगर का, और बहुत गिल्ट था, क्योंकि मेरा रिसेंटली 1 महीने पहले ही या 15-20 दिन पहले ही मेरा अबॉर्शन हुआ था। तो कौन सी क्लास में पढ़ती थी तब आप? मैं 9th में आई थी उस टाइम पे, तो इस सितंबर में हुआ था मेरा अबॉर्शन। सो मैं 9th में जस्ट पहुंची थी, और वो मुझे इसलिए इतनी अच्छी तरह से याद है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों की क्लासेस एक फ्लोर ऊपर हो जाती हैं MGT में। सो 9th 10th। और आपको स्पेन के दौरान भी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता था? सीढ़ियाँ चढ़ के, हाँ। तो वो किसी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से कम नहीं था। और इस बारे में आई मीन कैसे हुआ वही नहीं समझ में आया। उसके बाद जो हो रहा था वो तो बहुत दूर की बात थी। सो इतना दर्द, बुखार होना, ब्लीडिंग होना, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फेस था। सो उन सब के बीच में एकदम से उनका आ जाना जो एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था उनके पास चिट्ठी पहुंची नहीं पहुंची, क्योंकि वो चिट्ठी मैंने 2 महीने पहले लिखी थी। एंड देन शी कम्स अप। फिर इतनी अच्छी मुलाकात नहीं हुई। नेक्स्ट डे वो फिर प्रिंसिपल से स्पेशल परमिशन लेके मुझसे मिलने आई थी।
बट फिर मैंने मना कर दिया था क्योंकि उसी दिन घर में काफ़ी इश्यूज हो गए थे। मुझे मारा भी गया था बहुत बुरी तरह, इमोशनली भी बहुत हैवी था। और फिर नेक्स्ट डे वो जब आई तो मैंने प्रिंसिपल को बोल दिया कि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ और मुझे मिलना नहीं है। तो वो बहुत गुस्सा होके गई थी। उन्होंने बोला मुझे कि मैंने उनके पैसे वेस्ट कर दिए, लेकिन मैं उनको कुछ बता भी नहीं पाई। So, yeah. So that happened. We all crave for home because we all crave for safety and comfort. Unfortunately, lot of kids, male and female, अपने सबसे सेफ स्पेस में ही अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि कोई एल्डरली आदमी, कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी हैवानियत पे उतर आता है और उनको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह बच्चों को ट्रीट करता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी। एंड यू हैव रिटन अबाउट इट इन द बुक। यस। जब भी ऐसा कभी होता है तो बच्चों का जो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है वो शेम और गिल्ट का होता है। पहले तो उनको पता नहीं होता है क्या हो रहा है जी। और फिर उनको लगता है कि एज इफ उनकी गलती है जी। तो किसी को बताएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। आप किस मेंटल डायलेमा से गुजर रही थी जब आपके कज़न्स ने आपको, जो उसी घर में रहते थे, फिज़िकली अब्यूज़ करना शुरू किया? सो सबसे पहले तो सौरभ, एज जो है मेरे साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ करीबन जब मैं 5 साल की थी तब से शुरू हुआ। सो बहुत ही यंग एज में था और जिस तरह से मुझे प्रेजेंट किया गया था वो एक गेम की तरह था कि जैसे घर घर गेम होता है या डॉक्टर डॉक्टर, उस तरह के जो गेम होते हैं उस फॉर्मेट में किया गया था। जो मेरे जो सबसे बड़ा जो कज़न था, जो वो वाज माय टेक्निकली मेरा फर्स्ट ग्रूमर। मुझे ये ही लगा था अभी तक, जब तक मैं हिप्नोसिस सेशन में नहीं गई और मुझे उस बारे में पूरा मालूम नहीं है। सो फर्स्ट ग्रूमर की तरह मैं उनको देखती हूँ। तो उन्होंने फर्स्ट ग्रूमर जी, ये क्या होता है? ग्रूमर एक शब्द है जिसमें जो आपको सेक्सुअली एक्सपोज किया करते हैं, स्पेशली बच्चों को। उसके लिए ग्रूमर वर्ड यूज? हाँ, उसके लिए वर्ड ग्रूमर यूज़ किया जाता है। वो मेरे पापा को इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद है। कुछ भी नया कुछ आए तो हमारा घर ये होता था कि जहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आते थे। तो VCR उस टाइम पे आया हुआ था नया नया। मैं करीबन 85-86 की बात कर रही हूँ। जॉइंट फैमिली थी लेकिन विमेन वर्किंग थे और मेरी दादी घर पे अकेली वो रहती थी, लेकिन रिलेटिव्स और आना जाना बहुत रहता था। सोशली काफ़ी वो इन्वॉल्व भी थी। तो वो इंग्लिश मूवीज़ देखते थे चुपचाप, लाइक एडल्ट मूवीज़ आप बोल सकते हैं, उस तरह की। कहाँ से मिलती थी मालूम नहीं मुझे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले वो चीज़ें चुपचाप से दिखानी शुरू की कि ऐसा सब बड़े लोग करते हैं। और मैं जिस माहौल से गुज़र रही थी वहाँ पे मुझे बार बार ये याद दिलाया जाता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी नाक बहुत मोटी है, या फिर हमारे यहाँ पे लड़कियों को ये हर वक्त एहसास दिलाया जाता था कि उनका जो सबसे बड़ा लाइफ पर्पस है शादी होना, और शादी होने के लिए आपको सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको गोरा होना बहुत ज़रूरी है, दिखना अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप नहीं हो तो आपकी शादी होने में बहुत मुश्किल होगी। इसका मतलब आपको अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा। एंड दैट वाज अ लाइफ पर्पस, दो वी हैड एजुकेटेड वुमेन, बट मैरिज वाज अ लाइफ पर्पस फॉर गर्ल्स। सो ये बार बार ये याद दिलाया जाता था मुझे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे कज़न ज़्यादा अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। सो ही यूज दैट एज अ प्लॉट कि अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप बड़े होते बहुत सुंदर हो जाते हो। ठीक है, नाउ एज अ चाइल्ड फॉर मी
टू बी ब्यूटिफुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी. सो आई जस्ट सरेंडर्ड एंड ही वॉज व्हाट 13-14 ईयर्स ओल्डर टू मी. तो जब मैं 5 साल की थी, ही वॉज लाइक 18-19 ईयर्स. सो आई लुक्ड अपॉन हिम, यू नो. तो वो था. उसके अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं हमें चॉकलेट्स के, आइसक्रीम्स के, एज अ गर्ल आपको लड़कों के साथ खेलने को मिलता है, यू नो, विच वॉज अ रेयरिटी. ठीक है. तो ये सब जो एड ऑन बेनिफिट्स थे वो बहुत बड़े थे उस बच्चे के लिए जब मैं उस एज में थी. और सो आई सरेंडर्ड. मुझे समझ में भी नहीं था कि क्या है. और जिस तरह से हमें बड़ा किया जाता था प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में, आपको कभी भी एक्नॉलेजमेंट सिखाया ही नहीं जाता था कि आपके प्राइवेट पार्ट्स भी आपके वजाइना जैसे है, आपकी बॉडी का हिस्सा है. हमेशा ऐसे बोला जाता छीछी वाला, जो मैंने मेरी बुक में भी लिखा है. तो अगर वो छीछी को कुछ कर रहे हैं तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो गंदी चीज़ है. नॉट इंटरेस्टेड, राइट. कुछ तो और कहीं नहीं लगा रहे. तो वो कभी रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है मेरे साथ. सो एक तो एज वो नहीं थी कि जिसमें ये चीज़ें समझ में हो. दूसरा जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था. तीसरा जो विजुअल जो देख रही थी जो मूवीज़ में कि ये सब लोग तो करते ही हैं. तो इस वजह से कुछ डाउट ही नहीं हुआ. सो जस्ट वेंट ऑन फॉर ईयर्स एंड I think it started when you were 5. Yes, when I was 5 years old. It started when I was 5 years old. So, pretty young age. And yeah, it was. कभी ऐसा हुआ जब आप थोड़ी सी बड़ी हुई कि you tried to tell somebody or somebody in the house observed that something is not right? सो ये बात मैंने मेरी बुक में हाईलाइट की है कि ये चीज़ें जो हैं इतनी अननोन नहीं रहती हैं फैमिली सिस्टम में. कहीं ना कहीं किया एक आंट आई थी. हाँ, कहीं ना कहीं ये निकलती हैं बाहर. और अगर हम विजिलेंट नहीं रहते हैं, और स्पेशली मेरी शिकायत हमारी घर की औरतों से रही, क्योंकि 4 women were there apart from me. उन 4 में से 3 को तो कहीं ना कहीं से मालूम था. क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फादर की सेकंड मैरिज हुई थी व्हेन आई वाज 9 years old, 8-9 years old. तब उनकी सेकंड मैरिज हुई. सो नई मम्मी के साथ मुझे रिलेशनशिप बनाना, इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि यू नो मेरे सडनली लाइफ में मम्मी आ गई हैं. शोकेस मम्मी वाली जो है ना, लाइक दिखाना चाहती थी मेरी फ्रेंड्स को कि मेरी नई मम्मी हैं. तो उन सिलसिलों में मैं उनसे कई बार मैंने उनको बताया या बताने की कोशिश की कि स्पेशली जो मेरा जो फर्स्ट ग्रूमर था उसके बारे में, क्योंकि अब वो रफ भी होने लग गया था. आई मीन वो जो कभी कभी जो चीज़ें होती थी अब वो मोर रेगुलरली होने लगी. एंड देयर वाज रफनेस, बाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो अब तक तो सिर्फ छीछी वाली जगह थी. ठीक है. नाउ इट वाज लाइक मोर aggressive. Okay. सो मैं मेरी मदर को बताने लगी कि मुझे पसंद नहीं है ये, मुझे ना ज़बरदस्ती पकड़ता है, या फिर मैं जब बाथरूम में जाती हूँ तो झांकने की कोशिश करता है, यू नो, इस तरह की. सो पूरी तरह से मैं उनको बता नहीं पाई. उस टाइम पे तो मुझे खुद को ही नहीं मालूम था कि सेक्स क्या होता है, इंटरकोर्स क्या होता है. दोज वर्ड्स वर नॉट समथिंग इन माई वोकैबुलरी. हम लोगों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता था, ना घर पे इस तरह का माहौल था जिसमें आप ये वर्ड्स सीखें या इन चीज़ों के बारे में आपको मालूम हो. तो उन्होंने यही बोला कि कोशिश करो कि तुम सामने नहीं हो, लेकिन अगर घर में ये बात पता चल जाएगी तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा. ठीक है. नाउ मेरा आज की डेट में मैं ये बोलती हूँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है. इस प्रोसेस में मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ, बहुत सी गर्ल्स से भी मिली हूँ. अनफॉर्चुनेटली बॉयज़ ऑल्सो, यू नो, जिन्हों you know they have gone through child sexual abuse. तो पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी स्टेप मॉम है, सेकंड मॉम है, इसलिए उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया.
लेकिन वो स्टेप मॉम हो, रियल मॉम है, ये प्रॉब्लम है हमारी औरतों की, कहीं ना कहीं वो डर है, या फिर आप एक बिल्कुल आप डिसेंसिटाइज हो चुके हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी अदर वुमेन, मैं अभी बुक लॉन्च के सिलसिले में मिल भी रही हूँ, हर टॉक के बाद मेरे पास इतनी सारी औरतें आती हैं, बोलती हैं कि वी कैन सो मच रिलेट टू द स्टोरी, कहीं ना कहीं हमने एक्सपीरियंस किया है, या हमारे पास कोई ना कोई है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये मतलब ये ऑलमोस्ट हर अदर घर की कहानी है, ठीक है। तो या तो हम लोग इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अपने आप, स्पेशली लड़कियाँ अपने आप इस चीज़ को नेविगेट करें। सो उन्होंने उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग स्टैंस नहीं लिया। जो कज़न की जो मदर थी, वो अब शी इज़ डेड नाउ, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, बट उनको ये बात मालूम पड़ी थी, तो उन्होंने सिर्फ मुझे रात में उठाया और बोला कि तुम जाके अब दादी के पास सोया करो। लेकिन इस बारे में कभी घर पे ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ सेंसिटिविटी नहीं दी गई, कुछ ऐसा समझाया नहीं गया कि बड़े होते हो तो ये चीज़ों का ध्यान, ऐसा कुछ भी नहीं। इट वाज लाइक सिर्फ मिट्टी डालने का काम, इट्स लाइक जस्ट पुटिंग इट अंडर द कारपेट। फिर ये कैसे डिस्कवर हुआ कि मतलब इवेंचुअली तो पता चलना ही हाँ जी। that I want to know that moment when you realize that something is not right with your body. You were 13 and Yeah. you were pregnant. यस, मेरा प्रेगनेंसी का मालूम पड़ा जब मैं 5 महीने प्रेग्नेंट थी, और मेरे पीरियड जस्ट शुरू ही हुए थे, तो शायद ये दूसरे पीरियड के बाद की वो है कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। सो उससे पहले का कि अब्यूज उसके पहले से चल ही रहा था। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आई वेंट थ्रू द अब्यूज़ फॉर 8-10 ईयर्स। 5 साल की उम्र से आप देखिए, हाँ, सो 13 साल था, तो 8-9 साल, हाँ, वो इतने लंबे समय तक चला, एंड मल्टीपल पीपल थे। उससे कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मैंने मेरी मदर को जाके, मैं उनको बता रही थी कि वो रात में जो मेरे जो ओल्डर कज़न है वो बहुत रफ़ रहा और मेरा मुंह दबा दिया, और मेरी बॉडी जस्ट डेवलप हो रही थी। सो इट वाज वेरी बैड, एंड आई हैड वो बाइट्स जो थे ना, ब्लू मार्क्स और ये सब थे। तो मैं मेरी मदर को बता रही थी, मेरे पापा, मैंने सोचा वो सो रहे हैं कमरे में, तो उन्होंने वो बात सुन ली थी। सो देन देयर वाज अ ह्यूज फियास्को विच हैपेंड इन द हाउस, जॉइंट फैमिली में। सो उन्होंने मारा पीटा उसको, और फिर उनकी मदर मेरे ऊपर करने लग गई कि मैं फंसा रही हूँ उनके बेटे को। तब मैं 10 साल की थी, 9 या 10 साल की थी। तो उसमें इतना बड़ा, और उन्होंने हमें पाला भी था, क्योंकि जब मेरी मदर मुझे छोड़ के चली गई, तब जो मेरी आंट है, ताई जी, उन्होंने ही देखा रखा था, तो उन्होंने बहुत वो भी अपना इमोशनल एंगल भी यूज़ किया कि मैं, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कर। तो काफ़ी बड़ा नाटक ये हुआ। तो वो सब देख के आप ये सोचिए, वो 10 साल का, और मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मुझसे ये नहीं पूछा गया ये कब तक चल रहा है, कैसे हुआ, क्या है, और कुछ भी हो रहा है। और हमारे घर में इतने बड़े लोग थे, जॉइंट फैमिली थी ना, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद हम फिर भी 3-4 साल तक उसी घर में सेम लोगों के साथ मैं रह रही हूँ। तो आते जाते कहीं ना कहीं मुझे कोने में पकड़ के कि तुझे तो मैं मज़ा चखा के रहूँगा, ठीक है, तो निकल बाहर, डराया जाता है बच्चे को। कॉन्स्टेंट थ्रेट। ऊपर से मेरी जो ताई जी थी, वो भी मुझे बहुत इमोशनली उन्होंने किया, वो चेंजेस होने लगे। वो खाना बनाने के बाद अब्यूज रुका या नहीं? नहीं, तो पहले वाले से रुक गया, लेकिन जो दूसरा था वो कंटिन्यू रहा, क्योंकि पहले में इतना ड्रामा हो गया, मैं दूसरे के बारे में तो बोल ही नहीं पाई। और जैसा मैंने आपको बताया कि इतने बड़े लोगों के होने के बावजूद किसी ने एक सवाल नहीं पूछा कि इसके अलावा कुछ और हो रहा है क्या, और कोई भी है क्या, कुछ भी नहीं पूछा गया। सो उनका जो छोटा भाई था, जो मुझसे करीबन 5-1 साल बड़ा है, सो दैट कंटिन्यूड। और क्योंकि
वो सिमिलर एज ग्रुप था, तो वो गेम्स में भी मुझे इन्वॉल्व किया जाता था और ये सब। एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा जेंटलर वो था, एंड क्योंकि उनकी ही स्टार्टेड सीइंग अ गर्लफ्रेंड ऑल्सो, सो ये इतना रेगुलर नहीं था, इतना हार्श नहीं था मेरे लिए। तो ये चला मामला। और फिर जब 5 महीने हो गए थे मेरे पीरियड्स होने के बाद, तो सडनली एक दिन मम्मी ने बोला कि कल छुट्टी लेंगे, शॉपिंग पे चलेंगे और रास्ते में डॉक्टर के पास भी जाना है। सो आई वॉज सो सुपर एक्साइटेड, क्योंकि शॉपिंग का मतलब नए कपड़े, नए ड्रेसेस, एंड स्कूल से यूजली बंक करना अलाउड नहीं था, तो इट्स लॉट। तो मैं मेरी जो फेवरेट ड्रेस है वो भी पहनी मैंने। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ओके, ऐसी कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं डिबेट्स में स्टिल पार्टिसिपेट करती थी, स्पोर्ट्स में करती थी, तो बॉडी में ऐसा कुछ मुझे एहसास ही नहीं हुआ या लगा नहीं कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी। तो हॉस्पिटल में जाके जब डॉक्टर ने बताया, देन आई वाज लाइक शेल शॉक्ड कि हुआ क्या। एंड इट वाज अ वेरी मेरी मदर और मेरी आंट जो ताई जी दोनों साथ में गए थे हॉस्पिटल। सो वहाँ पे भी जिस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, व्हेन आई लुक बैक टुडे, कि अगर वो थोड़ा और पूछते तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाहर निकल के आती, उनमें भी कोर्स करेक्शन हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। सो उस बात का दर्द है, दुख नहीं है, दर्द है। क्योंकि मेरे आगे चल के जब मेरी दूसरी कज़न्स, उनसे भी बात हुई, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी दूसरी कज़न्स हैं, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया, मेरे हद तक नहीं किया, लेकिन एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। सो यस, सो ये हुआ। एंड फिर वापस जब आए घर पे, तो पापा को बताया गया। देन उस टाइम पे काफ़ी ड्रामा, नाटक, कुछ भी बोल सकते हैं, गुस्सा, सबका गुस्सा था। और सबसे ज़्यादा ये था कि वो सारा गुस्सा मेरी तरफ था। मोस्ट ऑफ इट वॉज टूवर्ड्स मी। और मुझे डर इतना, मुझसे पूछा नहीं गया कि कब से तुम्हारे साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे याद है मेरी मम्मी ने पूछा कि कितनी बार हुआ। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि क्या कितनी बार हुआ, लेकिन मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने बोला 1 बार हुआ। ठीक है, उन्होंने बोला 1 बार में तो हो नहीं सकता, और मैंने रिप्लाई किया 2 बार हुआ। मतलब उससे ज़्यादा मैं और क्या हुआ, आई डिड नॉट इवन नो, इट वॉज मच लेटर मुझे मेरी लाइफ में पता चला कि क्या हुआ, क्योंकि उसके लिए कोई वर्ड नहीं था, उसके लिए मेरे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि जवाब देना था। इट वॉज सो इंटेंस दिस वन। तुम सबसे पहले क्या होता है, आप बच्चे से पूछते हैं गलती हुई है, तो बच्चे बोलेगा 1 बार हुई, ठीक है। आप बोलेंगे 1 बार नहीं हो सकती है, तो इमीडिएटली दूसरा आंसर क्या होता है, 2 बार हुई है। But there was no other question being asked. And we had educated people in our family. So, unfortunately, and that's a story still of many households, आज की डेट में भी, और दिल दुखता है देख के. So, and the medical process then happened, the termination of pregnancy. yes, that was स्कूल में किसी को पता चला? नहीं, बहुत टाइम बाद 2 फ्रेंड्स को मैंने बताया था, क्लोज फ्रेंड्स को, बट काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 10th 11th में, मतलब 1-1.5 साल बाद. So you dealt with it all alone? Completely. It was, I didn't have anyone to talk to. क्योंकि इतना ज़्यादा शेम डाल दिया गया था, इतना ज़्यादा मतलब ये एहसास दिलाया गया था कि मेरी दादी ये वर्ड यूज़ करती थी, और मुझे उनसे बहुत प्यार है, वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं, और शी वॉज अ पेरेंट फॉर मी इन माई लाइफ. वो हर मौका देख के मुझे ये याद दिलाती थी कि तूने अपना शरीर ख़राब कर दिया. क्या बोलती थी? तूने अपना शरीर ख़राब कर दिया.
बिकॉज द प्रेगनेंसी एट दैट एज, और वो मुझे समझ में इतना मुझे ये लगा कि जो हुआ उसकी वजह से, बट बाद में चल के मुझे समझ में आया कि उनका मतलब क्या था, किस पर्सपेक्टिव से, कि अब कोई आदमी तुझसे शादी करेगा नहीं, या सो शी हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव विच आई अंडरस्टूड लेटर कि उनका क्या वो था, बट it was not okay for the adults in my family to put the entire thing on a child. It's not about me. Your it's father a child used to beat you regularly after this episode? हाँ, उसके बाद देखिए आज उस स्टेज पे मैं पहुंची हूँ जो मैं समझ सकती हूँ एज एन ऑब्जर्वर कि उनके लिए जो शेम, उनके लिए जो गुस्सा, उनके लिए जो फेलियर था, क्योंकि उनके नाक के नीचे हुआ ना, उनके पास सिवाय मुझे मारने का और उनको कोई आउटलेट दिखा नहीं। सो हर दूसरे तीसरे दिन कोई भी घर में कुछ भी बात हो, मतलब उनका स्कूटर का टायर भी पंक्चर हो जाता था तो मुझे अपशकुनी माना जाता था, और आके धूमधाम अच्छा खासा एंड माय फादर हैज अ स्ट्रॉन्ग बिल्ट, सो और मैं तो उस पॉइंट पे पहुंच गई थी कि मुझे लगता था अगर 3-4 दिन तक क्लास नहीं हुई है कि मन करता था कुछ ना कुछ तो करो कि हो जाए, नहीं तो वो सूद समेत जो इंटरेस्ट समेत वापस पिटाई होगी, दैट यूज्ड टू बी ह्यूज तो आई यूज्ड टू जस्ट प्रे कि ये हो जाना चाहिए, सेशन हो जाना चाहिए। सो इट वाज डिफ़िकल्ट। आप ये मान के चलिए जब 13.5-14 साल में इस इंसिडेंट के बाद से आई वॉज वेरी क्लियर कि भैया अगर ज़िंदा रहना है तो 18 साल की उम्र में तुम्हें घर से बाहर निकल जाना है, देखो कैसे कमाओगे, कैसे अपने आप को मैनेज करोगे। सो दैट वाज वेरी क्लियर। मैं 17 साल में ट्यूशन लेने लग गई थी कि भैया पैसा कमाने की आदत आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर रहना है तो आपको घर से निकलना है। सो दैट वाज वेरी क्लियर। सो आप समझ सकते हैं कि उस माहौल में मैं स्कूल से जब घर आती थी तो मेरी ये कोशिश रहती थी मैं किसी से एक शब्द बात नहीं करूं, क्योंकि अगर कुछ बात हुई उस बात का क्या मतलब निकलेगा उसको कुछ मालूम ही नहीं है। सो इट वाज, मतलब अगर दूध, मैं रसोई में गई और दूध फट गया तो मतलब मैं ख़राब हूँ, मेरे अंदर कुछ गलती है, मैं गलत छाया हूँ। तो मुझे समझ में, सो वो 13 से जो 17-18 साल की उम्र में मुझे हर चीज़ को ऐसे नेविगेट करना पड़ता था कि मुझे मालूम नहीं कि भैया कब आसमान मेरे ऊपर टूटेगा, किस बात के लिए टूटेगा। सो जो मेरा अगला सवाल है वो, चूँकि ये पूरी आपकी ज़ाती ज़िंदगी है एंड यू चोज़ टू राइट अबाउट इन द बुक, पर ये बहुत सारी लड़कियों से और लोगों से भी जुड़ रहा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब हम बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार होते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द शेम एंड गिल्ट, और फिर फिज़िकल अब्यूज़ जो आपके फादर मारपीट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हाउ डज़ दैट इम्पैक्ट अस इन फ्यूचर कि जब हम कोई पार्टनर तलाशते हैं, क्योंकि कुछ एक लोगों ने कहा कि व्हेन यू आर इन टॉक्सिक रिलेशंस तो आपको लगता है कि यही है, दिस इज हाउ इट इज, ऐसा ही होता है कि एक पुरुष है जिसके पास ऐसे एजेंसी है और आप लिटरली उसके इमोशनल रहमो करम पर हो, उसका दिल करेगा तो प्यार करेगा, उसका दिल करेगा तो वो सख्त हो जाएगा, ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? अगर हम हील नहीं होते हैं, ट्रॉमा से कैरी करते हैं, तो हम वही पैटर्न्स अट्रैक्ट करते हैं। तो चाहे अगर मैन टॉक्सिक भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा डीप सीटेड ट्रॉमा ऐसा है, हम उस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी लेके आ जाते हैं। क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत बड़ा इशू था कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, ठीक है, अबैंडनमेंट का इशू था। तो मैं हर वो कोशिश करती थी कि जिसमें मैं फिट हो सकूं। तो अगर चीज़ गलत दिख रही है,
ठीक है, तो भी आई यूज टू ट्राई कि मैं किसी तरह फिट हो सकूं, किसी तरह उस चीज़ में एडजस्ट कर सकूं। वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस। आपको दिख रहा है कि वो आदमी डैश डैश है, ठीक है, एंड आई एम एन इंटेलिजेंट वुमेन। मैं काम किया है, काम करते करते पढ़ाई की है, आज मेरे पास 3 डिग्रियां हैं, बिजनेस स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को समझ में नहीं आता है, नेगोशिएट करती हूँ बिजनेस को आगे एक्सपेंशन में, आई कंट्रीब्यूट एंड ऑल। तो वैसी ना समझी नहीं है। लेकिन जब रिलेशनशिप्स के मामले में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदरूनी फीलिंग थी कि मेरे अंदर कुछ खामी है, मैं सही नहीं हूँ, या मेरे साथ कुछ खराबी है। मतलब इनिशियल फर्स्ट रिलेशनशिप्स में इट वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मेरे को ये बताना पड़ता था मेरे पार्टनर को कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। मतलब वो वर्जिनिटी का जो इतना बड़ा हमारे ऊपर जो बोझ होता है, दैट वाज सो हैवी। एंड द मोमेंट इट इज़ लाइक, जब आप इस तरह से अनाउंस करते हो तो अदर पर्सन ऑल्सो ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। सो आई अट्रैक्टेड मेन लाइक दैट इन माई लाइफ। और वो इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बिलीव था कि मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। बहुत गिल्ट और शेम था कि शायद एक तो ये शादी वाला जो है बहुत भरा जाता है हमारे आज भी। वो लड़कियों की ज़िंदगी का इकलौता मकसद बस ये हो कि कोई उनसे शादी कर ले। हाँ बिल्कुल। तो और मैं तो घर छोड़ के भी निकली हुई हूँ, तो मेरे चांसेस तो और भी। टेल मी वन थिंग, आप घर से निकली, आप ओबरॉय होटल में काम कर रही थी, आपका साथ में ग्रेजुएशन भी चल रहा था, और फिर आपकी ज़िंदगी में एक दूसरा बड़ा झटका लगता है कि आपका जो पार्टनर है, जो बॉयफ्रेंड है, बोलचाल के शब्दों में कहें, वो इमोशनली बहुत वोलेटाइल था, बहुत ही असुरक्षित था, फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हो गया था। एंड ही यूज्ड टू थ्रेटन यू, वो लगातार आपको धमकियाँ देता था कि मैं नींद की गोलियाँ खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। और उसने एक दिन ऐसा कर भी लिया जी। And he died. So second round of shame and guilt. Yes, absolutely. क्या हुआ था? मैं उनको मानस मन्ना बुलाती थी, एंड ये इस टाइम पे था जब घर की सिचुएशंस और ये काफ़ी वॉलेटाइल रही मेरे लिए। देन आई मेट हिम, मैं जिस कॉलेज में आई थी और एनसीसी की क्लास में मिलना, ये सब हुआ। एंड घर का जो माहौल था, और यहाँ पे ये पर्सन था जो इमोशनली मेरी बात सुन के, मेरा दर्द सुन के जो रो सकता था, उसको तो उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ लगती थी कि भैया मेरा कोई दर्द सुनने को तैयार है, या कोई तो सुन रहा है, कोई तो सुन रहा है, किसी से तो बात कर सकती हूँ मैं। और मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, तो कभी ऐसा होता था कि खाने का टाइम ही नहीं होता था, कॉलेज अटेंड किया, ट्यूशन्स 4-5 ट्यूशन्स वो थे। उस टाइम पे बिगनिंग में तो पैदल चलती थी, 8-9 किलोमीटर आना जाना रहता था। तो उसको ये कि है ना, वो किसी स्टूडेंट के घर के बाहर रहता, कुछ खाने को लेके आता कि ना तूने खाया नहीं होगा, तो वो जो केयर जो मिल रही थी मुझे, इट वाज लाइक आप रेगिस्तान में और आपको सडनली पानी मिल जाए, सो दैट वाज व्हाट द सीन वाज। तो उस टाइम पे ये जो चीज़ें होती हैं जो हम ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं, दिखे नहीं कभी। सो इमोशनली ही वॉज नॉट वेरी स्टेबल पर्सन। सो जब आगे रिलेशनशिप चला, हम लोग शादी करने वाले थे, जो हुई नहीं सर्कमस्टेंशियली, जो भी रीजंस थे। लेकिन इसमें जो इमोशंस थे जो मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छे लगते थे, अब मुझे उनकी रियलिटी दिखने लग गई कि वो हर बार एक रीज़न बन जाते थे किसी भी फेलियर के। सो एक अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हुई थी कि मैं जब तक
अर्न कर रही हूँ, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि 2 साल का ही गैप था हम दोनों के बीच में। वो अपने घर पे ही रहते थे लेकिन हम डेली मिलते थे। उनको गवर्नमेंट सर्विस में, पुलिस में जाने का बहुत वो था, इंटरेस्ट था। बात उस बात पे मुझे हर्ट होने लगी जब ओबरॉयज़ में मैं 15 घंटे मेरी ड्यूटी रहती थी, काम रहता था। और उनका यही कहना होता था कि क्योंकि तू MGD में पढ़ी हुई है, इंग्लिश बोल सकती है, इसलिए तुझे नौकरी मिल गई है। मतलब जो मैं मेहनत करती हूँ, जो मैं वो करती हूँ, वो कभी दिखती नहीं थी कि ये जैसे है ना किसी ने थाली में सजा के आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन उससे बड़ा एंगल मेरा पास्ट बन गया था कि कोई रिलेटिव जाके उनकी मदर को बताया कि ये कैसी लड़की है, इसका तो अबॉर्शन हुआ है। वो एक डर रहता था। हाँ, वो बता दिया गया था। सो वो ऑलरेडी आई वॉज a black sheep in my family, and I became a black sheep in their family also. I was a characterless person, simplest word में जो था कि मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। तो it was a complete no. तो उनकी फैमिली भी आई थी, काफ़ी कुछ बोली भी, और हर बार यही होता है ना, कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, तो वो सब। और जब आपके उन पार्टनर ने सुसाइड कर लिया उसके बाद? दैट वॉज वेरी ट्रोमेटिक। मैं उस टाइम पे जयपुर आई हुई थी क्योंकि तब तक गोवा से। हाँ, गोवा से। आप तब गोवा में जॉब कर रही थी, एग्जाम देने आई थी? हाँ जी, एग्जाम देने आई थी, मेरी ग्रेजुएशन 2021 आई वॉज, हाँ 21-22। मेरा 2 साल का गैप हो गया था ग्रेजुएशन में। एक बार फेल हो गई थी और एक बार एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी मैं। सो इट वाज, मेरा फाइनल ईयर था कंप्लीट करने का, 2 पेपर वो बचे हुए थे। तो मैं एग्ज़ाम देने आई थी, उनको मालूम चल गया था कि मैं एग्ज़ाम देने जयपुर आ रही हूँ। सो उस टाइम पे उन्होंने कोशिश की बात करने की, मिलने की, काफ़ी ट्राई किया फ्रेंड्स इनके साथ। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, एग्ज़ाम देने मैं आ रही हूँ, विल मीट। सो वो मुझे एग्ज़ाम छोड़ने और लेके आने का कर रहे थे। मैं मेरी फ्रेंड के वहाँ पे रह रही थी उस टाइम पे। सो उससे पहले मैंने इंसिडेंट मेंशन किया था कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम था और जस्ट एक दिन पहले हम लोगों का रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी कॉल ऑफ कर दिया था। सो उन्होंने कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ, और उस बात पे हमारे बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था। एंड नेक्स्ट डे मैं एग्ज़ाम देके आई थी और क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड्स इनके साथ रह रही थी तो मैं सबके लिए लंच बना रही थी, एंड ही वाज सिटिंग इन द हॉल। तो उनका वो हमेशा वो रहता था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मतलब कुछ भी काम करने में बार बार आपको आपकी हीनता का बोध कराना था कि आप उनकी सुप्रीमेसी मानती रहें, और फिर ये बताना कि आप उनकी माँ से अच्छा खाना नहीं बनाते। हाँ जी। सो उस बात पे बहस हो गई क्योंकि पहले दिन का गुस्सा भी था। तो मैंने बोला कि तुम जस्ट गो एंड सिट इन द हॉल, तो वो हॉल में आके बैठ गए, एंड देन ही कंज्यूम्ड पॉइजन। और मुझे मालूम नहीं था कि वो अपने बैग में कैरी कर रहे थे। You used to carry poison in his bag? Yes. सो कुछ देर बाद मुझे कुछ आवाज़ आई कि वो अपनी सीढ़ियाँ तोड़ रहे हैं, सो आई वाज लाइक, वो काफ़ी म्यूज़िक, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो फेवरेट सीडीज़ वो थी। तो मुझे लगा क्या है, मैंने बोला मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट कमरे में चल। So then we went there, and then I came to know it was a huge scene. I had to call my friends and take him to the hospital, but it was too late. Then जैसा कि unfortunately most situations में होता है कि we try to find solutions by blaming others. Scapegoat. जी, तो उनकी फैमिली की भी यही बहुत कोशिश रही। अब आप मेरे भाग्य बोलेंगे, लक बोलेंगे, क्योंकि मैं उस टाइम पे जहाँ रह रही थी मेरी फ्रेंड, वो कंपनी अकोमोडेशन था ओबरॉयज़ का।
तो बिकॉज ये इंसिडेंट हुआ, इस वजह से होटल सपोर्ट में आ गया, एंड आई वाज एन एक्स फॉर्मर एम्प्लॉय ऑल्सो, सो दे वर एबल टू हेल्प मी कम आउट ऑफ द सिचुएशन। लेकिन पूरी कोशिश ये की गई थी कि But you lost your job. यस, अनफॉर्चुनेटली ताज में काम कर रही थी मैं उस टाइम पे, एज अ थर्ड पार्टी एम्प्लॉय। तो वो कोशिश उनकी साकार हो गई कि आई लूज माई जॉब, तो वो हुआ था। उसके बाद फिर आपने नए सिरे से जॉब मिली और आपने कुछ एडवांस कोर्सेज किए, योग ने आपको बहुत योग ने ध्यान ने हेल्प किया। हीलिंग के बारे में आपने काफ़ी बात की है अपनी किताब में कि जब इतना बीते और फिर भी आप उदार बने रहें, ज़िंदगी में पेबस रहें, इसलिए ज़रूरी है कि आप एड्रेस करो, एक्सेप्ट करो, हील करो। जी जी जी, यू लर्न टू नॉट टू फॉरगेट बट फॉरगिव। यस, एब्सोल्युटली। और उसके आपने कई अलग अलग प्रोसेस अपनाए हैं, तो उसमें कुछ एक प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने मेरा बड़ा ध्यान खींचा है। जब हम लोग हैदराबाद में बात कर रहे थे तब आपने जिक्र भी किया था, एंड आई वाज टेकन अबैक। ये क्लिनिकल हिप्नोसिस क्या होता है, पहले उसके बारे में बताती, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस था जिससे आप गुजरी। एक गेस्टल्ट थ्योरी थेरेपी होती है। हाँ जी, क्या बोलते हैं? जेस्टॉल्ट। हाँ जी जी, क्या होता है ये क्लिनिकल हिप्नोसिस? सो क्लिनिकल हिप्नोसिस में ये वर्ड क्लिनिकल इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इट्स डन इन अ क्लिनिकल फॉर्मेट। इनका प्रॉपर कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन होता है। मैनी साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो भी सीखते हैं हिप्नोसिस स्टेज, क्योंकि आप ये देखेंगे आज जहाँ पे साइंस पहुँची है वो मानने लगी कि हर बीमारी के पीछे एक ट्रॉमा है, एक इमोशनल रीज़न है, ठीक है। सो हिप्नोसिस जैसे जो टूल्स हैं आपको वो इमोशनल रीज़न तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म बोल दीजिए कि जो दर्द होता है बॉडी उसको कोशिश करती है भुलाने की, हील करने की नहीं, भुलाने की। ये नेचुरल मैकेनिज्म रहता है। You address, you accept, and then you go to the recovery path. Yes. So clinical hypnosis में आपको hypnotize किया जाता है, and you are taken through the issue, and you allow the subconscious mind कि वो आपको वो पढ़ते बता सके कि कहाँ से चीज़ आ रही है। So जब मैंने क्लिनिकल हिप्नोसिस लिया था एज ए टूल सीखने के लिए, क्योंकि मैं वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, एंड अलग अलग तरह के टूल्स और अलग अलग तरह के ट्रेंड्स होते हैं। सो उस टाइम पे इसके बारे में मालूम पड़ा था, और मेरी खुद की लाइफ स्टोरी में मुझे लगा कि इट विल हेल्प मी आउट। तो मैंने इसमें बाकायदा स्टडी की। डॉक्टर नितिन शुक्ला जिन्होंने निमहांस का साइकाइट्री डिपार्टमेंट सेट किया था, वो बेंगलुरु में। हाँ जी, निमहांस बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, मानसिक रोग, मानसिक स्वास्थ्य एक्चुअली सही शब्द है, मेंटल हेल्थ को एड्रेस करता हुआ। जी, वो मेरे टीचर थे क्लिनिकल हिप्नोसिस सिखाने के लिए। सो उस प्रोसेस में भी मुझे कुछ चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा जो मैंने मेरी बुक में भी बताया है। सो ये काफ़ी चीज़ों के बारे में हेल्प करते हैं। लाइक मैं आपको एक रीसेंट स्टोरी बताती हूँ। एक लेडी है, उनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ अनफॉर्चुनेटली, एंड बाकी उनकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लविंग हस्बैंड, यू नो, वेल टू डू फैमिली, बच्चे हैं, कोई भी एज सच सरफेस वाइज पे कुछ नेगेटिव दिखता नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, ठीक है। सो जब उनको इस हिप्नोसिस प्रोसेस के थ्रू लेके गए, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट एंड रिलेटेड टू दिस स्टोरी, तो निकला कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो उनके फादर इन लॉ ने उनका रेप किया था, और वो अपनी मदर इन लॉ को बताया भी, तो मदर इन लॉ ने उनको चुप रहने के लिए बोला, और बोला कि अगर तुम इसको बाहर निकालोगी, मेरा बेटा यानी उनका हस्बैंड जो है वो इस बात को कभी मानेगा नहीं, एंड आई विल इंश्योर कि तुम्हारी शादी टूट जाए। एंड
तो ये जो 21 साल की जो लड़की जो नई नई शादी हुई है एंड वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आई थी, शी कुडंट अफोर्ड कि वो वापस घर जा सके। सो वो जो दर्द जो था वो इतना अंदर दबा हुआ था कि वो किसी को बता नहीं पाई। सो जो हिप्नोसिस प्रोसेस में जब आया कि ये ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न क्या है, तो ये कहानी पूरी निकली। उन्होंने उस पूरे मूवमेंट को रीलिव किया एंड ब्रेस्ट कैंसर की तो वजह वो कैंसर सेल्स होंगी, हाँ, लेकिन ये एक डीप इमोशनल ट्रॉमा, ट्रॉमा भी था उनका। यस सी, जब आप होलिस्टिक हेल्थ को देखते हैं, आप सिर्फ पैथोलॉजिकल रीजंस को नहीं देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि इनका इमोशनल रीज़न क्या है, एनर्जी रीज़न क्या है। ये अलग अलग होलिस्टिक साइंसेज हैं, उनकी अप्रोचेज होती हैं। सो ये एक क्लिनिकल हिप्नोसिस इसलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल यूज़ किया जाता है ट्रॉमास फाइंड करने के लिए, हेल्थ इश्यूज फाइंड करने के लिए, एंड इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय मेनी मेडिकल प्रोफेशनल्स आल्सो। नहीं, यू आर राइट, क्योंकि पिछले दिनों मैं हेल्थ से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसकी हेडिंग इतनी दिलचस्प थी कि मुझे याद रह गया, द रीज़न बिहाइंड इंडियाज़ ओबेसिटी। हाँ जी। और उसमें उन्होंने 3 शब्द इस्तेमाल किए थे, करी, बहुत तेल मसाला खाते हैं हम लोग, है ना, हरी, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं ना, बहुत काम। थर्ड वाज वरी। हाँ। एंड एवरीबडी सेज कि अगर आपको स्ट्रेस है तो वो आपकी स्किन पे, आपकी गट हेल्थ पे, हर जगह रिलेट। तो ये तो डे टू डे की बात हो रही है। अगर कोई डीप ट्रॉमा है तो कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होगा। ayahuasca एक पद्धति है पेरू की जी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। ये बताइए, क्योंकि ये पढ़ने में तो बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा था, थेरेप्यूटिक भी लग रहा था, जी। इजी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। नहीं। प्लीज टेल अस अबाउट दिस प्रोसेस। ये ayahuasca क्या होता है? सो ayahuasca बेसिकली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में एक शामनिक प्रोसेस है। शामनिक मतलब? सो जैसे हमारे यहाँ पे हीलर्स, वैद्यास, आयुर्वेदिक, इस तरह की पद्धति, उनका इंडिजिनस प्रोसेस उनका है इंडिजिनस ayahuasca। हाँ। सो शामन्स वो लोग होते हैं जो आपके इश्यूज को एनर्जी फॉर्म के हिसाब से देखते हैं, एनर्जेटिकली देखते हैं कि आपकी बॉडी में इशू इसलिए नहीं हुए कि पैथोलॉजिकली ये चीज़ है, इसके लिए एनर्जेटिक रीजंस रहते हैं। सो ये अमेज़न फॉरेस्ट में उगते हैं। ये 2 ट्रीज़ का कंकॉक्शन होता है, टी होता है, जो आप एक शामनिक रिचुअल में कंज्यूम करते हैं। क्या होता है वो रिचुअल? जो मेरा जो एक्सपीरियंस था, हम लोग 15-20 पेरू में हुआ था। हाँ जी। पेरू, कोलंबिया, डोमिनिक रिपब्लिक, ये सब कंट्रीज में, वहाँ पे अमेज़न के इर्द गिर्द के वो जो, हाँ, ये वहाँ के कल्चर का पार्ट है। वहाँ पे लीगल भी है। कई कंट्रीज में इसको लीगल नहीं माना जाता है, इन कंट्रीज में इनको लीगल माना जाता है। कई कंट्रीज में लीगल क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसमें DMT रहता है। जैसे DMT क्या होता है? DMT डाई समथिंग मिक्स, कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जिससे आप अपने होश खो दो। हाँ, जैसे हमारे भांग है, ठीक है, भांग है, हर जगह नहीं, मादक पदार्थ जिसको हम कहते हैं। हाँ। सो बेसिकली कंकॉक्शन जो है एक रिचुअल होती है, एनर्जी सर्कल होता है। पहले आपको मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क वो करवाया जाता है, आपसे बात की जाती है, आपको इसका साइंस बताया जाता है, कल्चर बताया जाता है कि कई 100 हज़ारों साल पहले से शुरू हुआ था। कुछ कल्चर्स में, जैसे इंका कल्चर्स, इसमें जहाँ पे सर्जरीज की जाती थी उस टाइम पे, इंका सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशंस में, तो ये ब्रू भी कंज्यूम किया जाता था। So then they make you drink this. They make you drink this. फिर क्या होता है? उसके बाद आप अपनी जगह पे बैठे हुए रहते हैं। जो मेरी जैसे पहली जो रिचुअल थी और प्रोसेस था, करीबन 20-22 घंटे थे। हम लोग 22 घंटे तक क्या कर रहे थे? आपसे बैठे रहते हैं आप, यू डोंट फील एनी अर्ज, आप खाना नहीं खाते हैं, आपको बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वो पी रखा है। ना आप बात कर रहे हैं, ये सब इंटरनलाइज्ड होता है। सो आप उस सिचुएशन पे पहुंचते हैं कि ये बेसिकली जो केमिकल है आपके ब्लड बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये
looks in terms of neurowiring, rewiring. और ये काफ़ी मेमोरीज़ को निकाल के लेके आता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी हो सकती हैं. अमेलगेडा जो हमारा बहुत प्रिमिटिव माइंड है उसकी मेमोरीज़ भी निकाल सकता है, और आपके बचपन की जो चीज़ें हैं, एंड इट ब्रिंग्स यू इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे. तो ये नहीं कि ब्लेम गेम हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या क्यों हुआ. इट्स अ वेरी डीप प्रोसेस, और हर किसी के लिए नहीं है ये. आई वुड से दैट इट्स अ वेरी इंटेंस प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको कई बार ये एक्सपीरियंस होता है कि आप मर गए हैं, यू हैव लेफ्ट योर बॉडी, ठीक है, and it's in that moment you experience dying many times, and this is not only physical dying but dying to your ego, dying to your biases, dying to your limiting beliefs, you know. So it's a death of many kinds. Is there any spiritual guru, healer around to observe you that you are physically safe? Shamans are there. Okay, so they constantly move around. They're not talking to you. They're singing different chants. They're playing different instruments and all, which falls in tandem with this experience. मतलब कुछ बीट्स होती हैं जो उनको मालूम है. अब आप ये सोचिए, सर्कल है 20 जनों का, कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, और घंटों बैठे हुए हैं हम 20 घंटे. मेरी जो पहली रिचुअल थी शाम के 5 बजे शुरू हुई थी, अगले दिन दोपहर के 2:30 बजे फिनिश हुई है. You were sitting at the same spot for this long? Yes, same no spot. loo break, nothing? No loo break, nothing at all. You're just sitting there. आप मेरे hallucinate? क्या होता है? मेरे सामने तो आंखें भी नहीं खुल रही थी. मतलब मेरे केस में मुझे आंखें खोलना भी जैसे बहुत बड़ा काम हो रहा है, जैसे आपके ऊपर कुछ 100 किलो का वेट रख दिया पलकों के ऊपर, आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं. सो हैलुसिनेट अगर वो तब होता है जब आपकी आंखें खुली हों, तो मे बी आप ज़्यादा वो देखते हैं, बट विजुअल काफ़ी था मेरे लिए. मैंने लाइफ के काफ़ी सीन्स रिविजिट किए जिनकी काफ़ी चीज़ों की मेमोरी नहीं थी. जब याद आया तब ध्यान आया कि इसे भूल गए थे. हाँ, जैसे मेरे अबॉर्शन का ऑपरेशन थिएटर का मेमोरी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन व्हेन आई वेंट टू ayahuasca, आपने एक विजुअल मुझे बताया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि as if you are vomiting snakes. Yes. And then you said something which stayed with me, कि जन्म देना मरना होता है. जी बिल्कुल. Please tell us about that. विजुअल्स में मुझे पहले कुछ घंटे काफ़ी स्नेक्स दिखाई दिए थे. पहले वो सो लॉट ऑफ पर्जिंग हैपन टू मी, और पर्जिंग होता है नॉर्मली बहुत से लोगों को. जब इनिशियली पर्जिंग हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो स्नेक्स जो हैं उनके फेसेस थे. कुछ लोग जिनको मैं रिलेट कर पा रही थी मेरी लाइफ में, जैसे मैं पर्ज कर रही हूँ तो वो बाहर निकल रहे हैं, वो फेसेस बाहर आ रहे हैं वो स्नेक्स के साथ. फिर कुछ टाइम बाद वो स्नेक्स जो हैं मोर कलरफुल बन गए, और वो फिर मेरे फेसेस थे. वो मोमेंट्स थे कि जब मैं जेलस हुई, जब मैं इनसिक्योर थी. स्पेसिफिक वो मोमेंट्स जो हैं वो मेरी लाइफ के मेरे सामने, जैसे कोई आपको चेहरा दिखा रहा है ऑफ योर डार्क शेड्स, ठीक है. अब तक जब तक दूसरे लोग थे तब इट वॉज वेरी ईजी, लेकिन जब खुद को देखने लगी उस आईने में तो बहुत ज़्यादा अपने प्रति गुस्सा था, या बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतनी गंदी हो सकती हूँ, इन दैट फॉर्मेट. तो वो पर्जिंग में वो निकला था. उसे कुछ घंटों बाद मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था, इसमें क्या होता है ayahuasca में, वो आपको एक ऐसे पॉइंट पे भी लेके जाते हैं जहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट जो मैकेनिज़्म है सेपरेशन का वो डाइल्यूट हो जाता है. सो इसलिए कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस में टू एक्सपीरियंस वननेस, इस पद्धति को बताया जाता है कि अगर आपको वननेस को एक्सपीरियंस करना है विद नेचर. हाँ, वननेस मतलब विद नेचर, विद द एंटायर प्लैनेट. सो मेरे केस में मेरी वननेस एक्सपीरियंस हुई थी मदर अर्थ के साथ. So it was not like I'm seeing Mother Earth, I became Mother Earth. और उस मोमेंट पे जो मैंने मदर अर्थ का जो पेन एक्सपीरियंस किया, whether it was about प्लास्टिक,
कि वो वेन्स में फंसा हुआ है, सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है। जो ये बिलियंस जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको बर्थ देने का, उस मोमेंट पे, क्योंकि वो इतना इंटेंस होता है इस एक्सपीरियंस कि आप अपने सेल्स के हर सेल में ही एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हो। सो इट वॉज इन दैट मोमेंट कि जब मुझे मालूम पड़ा कि टू गिव बर्थ, जो लेबर पेन होता है उसका मतलब ये होता है कि उस मोमेंट में आप मरने को तैयार हो जब आप किसी को रिक्रिएट कर रहे हो, जब आप बर्थ दे रहे हो। जी, हमारी दोस्तों ने यही बताया, भयानक दर्द होता है, भयानक। इट वॉज, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बेग कर रही थी माद्रे आया से, जो ayahuasca के लिए जिनका नाम बोला जाता है, क्योंकि बस बहुत हो गया, मैंने आपके लिए सरेंडर किया, इतना पेन मैं नहीं उठा सकती हूँ। एंड इट वॉज इन दैट मोमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ फॉरगिवनेस मेरी बायोलॉजिकल मदर के लिए। मुझे पहले लगता था कि मैंने फॉरगिव कर दिया, इंटेलेक्चुअली वो सब हो गया था, बट इट वाज इन दैट मोमेंट कि चाहे कुछ भी हो, कि वेदर आई वाज वांटेड, नॉट वांटेड, गर्ल चाइल्ड, जो भी था, बट मुझे पैदा करने के लिए शी वेंट थ्रू पेन, शी वाज विलिंग टू डाई। क्योंकि लेबर बर्थ के टाइम पे हर औरत को ये मालूम है कि कहीं ना कहीं चांसेस हैं उनके मरने के भी। मैं इस बुक की कई चीज़ें छोड़ रहा हूँ सो दैट रीडर्स दे एक्सप्लोर ऑन देयर ओन। माय लास्ट क्वेश्चन इज़, जो अभी आपकी एक सबसे बड़ी सोशल आइडेंटिटी है, एंड आई एम सो ग्लैड कि जब आप अपने एक ख़राब रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी, फिर आपने कहा कि ये 5 चीज़ें मुझे चाहिए, और उसमें एक आपने रखा कि मेरा पार्टनर फाइनेंशियली एम्बिशियस और सक्सेसफुल होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए समझना कि एक तो उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन समबडी फॉर योर रिक्वायरमेंट्स, तो वो बिल्कुल इनग्रेव हो जाए दिमाग में। नौकरी करनी है, खुद का काम करना है, जो भी करना है, पर आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना है। एंड देन अगर आपका पार्टनर वैसा नहीं होगा तो उसकी असुरक्षाएं बहुत होती हैं, है ना, तो और उससे फिर और कॉम्प्लेक्स आते हैं। आज आपकी सबसे बड़ी पहचान है दैट यू आर को फाउंडर ऑफ मेघावी अलॉन्ग विद योर बिजनेस पार्टनर प्रशांत जैन। ये जर्नी कैसी रही, इसके बड़े सबक क्या रहे? क्योंकि बीच में कोविड भी आया, लोगों ने हेल्पिंग हैंड भी दिया, और जो मुझे सबसे कमाल बात लगती है इसमें कि आप नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से आने वाली अराउंड 700 एम्प्लॉयज़ हैं। जी जी, है ना, तो उन लड़कियों को ट्रेन करना, एम्प्लॉय करना, और एक ऐसे टाइम में जब एक तरफ तो वेलनेस की इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, जी, है ना, 1.5-2 बिलियन से भी ज़्यादा की है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो स्पा वर्ड का नाम खराब करते हैं क्योंकि वहाँ और घटिया किस्म की हरकतें होती हैं, तो एक ये चैलेंज भी है। आदमी जब जाता है स्पा में, वो कितना भी प्रोफेशनल, कितना भी अच्छा हो, कई लोगों के दिमाग में रहता है अच्छा ये स्पा में है, मसाज कर रही है, तो एक विकृत मानसिकता भी रहती है। तो बहुत चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री में। आपका तजुर्बा, जो आप 1-2 प्रसंग जिनका जिक्र करना चाहें, किताब में तो आपने विस्तार से लिखा है एक एक अनुभव के बारे में, चाहे वो मार्केटिंग का हो, क्रिएटिविटी का हो, फिनेंस का हो, एक्सपेंड करने का हो, एम्प्लॉय करने का हो। यू हैव चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, आपके यहाँ जो लड़कियाँ काम करती हैं वो सख्ती से बता भी देती हैं अगर कोई अनवांटेड हरकत करे, ऐसा भी आपने सब लिखा है। द एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग मेघावी। सबसे पहले हमारी कंट्री में हम अभी आज जिस स्टेज पे हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत फैशनेबल वर्ड माना जाता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप ये रोज़ाना कुएं खोदने वाला काम होता है, ठीक है, एंड स्पेशली उस लैंडस्केप में जहाँ पे हमारी कंट्री में दो वी आर 50% जेंडर, लेकिन ओनली 7% एंटरप्रेन्योर्स आर वुमेन। इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। सो इन पूरे डायनेमिक्स में एंटरप्रेन्योर की तरह उभर के आना मतलब वो काफ़ी सारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, और ये सिर्फ मैं एक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एक एंटरप्रेन्योरल यूनिसेक्स कॉन्सेप्ट।
कि आपकी काफ़ी सारी रातें ऐसी गुजरती हैं कि भैया पैसा कहाँ से आएगा सैलरी देने के लिए, सैलरी का हो गया तो रेंटल वेंडर्स, यू नो, सो इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रेस। क्योंकि ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप हमेशा अपने कैश फ्लो से अहेड होते हैं। ओके, सो कैपिटल इन्फ्यूजन जो है बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, खास तौर पे जब इतने बाइसेस भी हो, जैसे आप पहले बता रहे थे प्रॉपर्टी भी लेने जाओ तो लगता है इसके साथ तो आदमी नहीं है। यस, उस मामले में मैं आपको बोलूँगी कि मेरा जो परसेप्शन रहा एसबीआई बैंक के लिए, that changed completely in my entrepreneurship journey। और मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि because I feel it's very important, क्योंकि कैपिटल इन्फ्यूजन हर entrepreneur का ज़रूरी है। सो कोविड से पहले हम लोग प्राइवेट बैंक में बैंकिंग करते थे एंड गुड दिस वन, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरी था। लेकिन कोविड के टाइम पे हम हाई रिस्क इंडस्ट्री आ गए, यू नो, टच सो एकदम से और सारे आउटलेट्स बंद हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उनको रीस्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए। SBI Bank was the only bank which believed in our story। CGTMSE स्कीम जो है इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए SBI is the biggest arm government has it। Thank you State Bank of India। Yeah. Thank you and sorry for all the lunch break jokes। So but it's changed। आप जाके मिलिए, एक जो परसेप्शन रहता है गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा SBI बैंक का, फ्रॉम द DGM हिटाली सर टू CGM, प्रोफेशनल पीपल, yes, professional, very professional, they understand the pain of an entrepreneur and flexibility लाते हैं। हमें हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये नो गवर्नमेंट का है कुछ नहीं, लेकिन तो kind of flexibility they bring into our knowing the pain, I find it the most flexible banking partner for any Thank business। you for saying this, क्योंकि होता क्या है कि अमूमन हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन से शिकायत होती है तब तो बहुत वबलाइज करते हैं, लेकिन if somebody helped, it's very important to highlight। Absolutely। So ये जो चीज़ें हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, चाहे वो जगह ढूंढने से हो, स्टाफ को लाने के लिए, ये सब एंटरप्रेन्योर्स की कहानी है। लेकिन उनको ट्रेन करना, रिटेन करना, पोचिंग ना हो, ये इनोवेट करना लगातार। एब्सोल्युटली। और ये देखिए कि ब्रांड जो है वो अकेले के बूते पे नहीं बनता है, ठीक है। आप फाउंडर हो सकते हैं, लेकिन आपको ब्रांड क्रिएट करने के लिए एक सपोर्ट। Everybody who's working for the brand is representing the brand। Yes, you know, so it's a very I mean it's an ecosystem जहाँ पे हर जो लोग आ रहा है वो आपकी स्टोरी में, आपके विजन में बिलीव करना चाहिए। सो हमारी इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं उनको उसके अंदर बिलीफ लाना itself is a revolutionary concept। कस्टमर के लेवल पे किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, किस तरह क्या दिक्कतें होती हैं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कोई भी हम में से जब स्पा जाए तो वो ध्यान रखे इन चीज़ों का। किस किस तरह के बिहेवियर आते हैं कस्टमर की तरफ से? सी इट्स अ मिक्स बैग, जो हर तरह के बिजनेस में चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये प्राइड के साथ बता सकती हूँ कि मेघावी जहाँ पे है, हम लोग अगर स्पा का अगर हम इंडस्ट्री वाइज इंडियन इंडस्ट्री के रिलेशन में देखें, 90% जो कस्टमर्स हैं वो मेन हैं। वो क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस जो है इज़ अ मेंस डोमेन, ब्यूटी इज़ वुमेन। तो सैलून में आपको 90% 80% वुमेन मिल जाएंगे कस्टमर्स। बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस फाइनेंशियली भी मीनिंग लेता है कि जो लोग बाहर जाके पैसा कमाते हैं वही स्ट्रेस। एक तो वो भी है, दूसरा उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, मतलब क्योंकि स्ट्रेस तो मैं अपने इर्द गिर्द की स्त्रियों में भी बहुत देखता हूं। बट आप यही देखिए कि पर उनको उनके ऊपर दबाव है सुंदर ज्यादा दिखने का, सो rather than going for a massage or a sonabath, they'll prefer going to a salon। yes। So I mean वो मार्केट से आते हुए आज की डेट में हम लोग वो जो 75-25 का जो शिफ्ट लेके आए हैं, कई आउटलेट जिनका विंटेज ज़्यादा है, जहाँ पे हमारे 60-40 का रेशियो, मतलब 40% वुमेन कस्टमर। इट्स अ हाई नंबर, इट्स अ हाई, 40% कस्टमर महिलाएं। यस, सो इट्स अ ह्यूज नंबर कि जहाँ पे मेघावी में आज की डेट में हमारे मैनी जो कस्टमर्स हैं उनकी बेटियाँ भी आती हैं,
वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए अपॉइंटमेंट्स भी बुक करती हैं और उनके मदर्स भी आते हैं, सो इट्स अ ह्यूज इकोसिस्टम। एक आपको मेरा लगता है एक वजह ये भी है क्या इसकी, अब जस्ट थिंकिंग लाउड, कि स्त्रियों को उनके शरीर के बारे में सुंदर तो बहुत आगे की बात है, सहज नहीं महसूस कराया जाता जी। क्योंकि वो ब्यूटी मैगजीन्स और इश्तिहारों में हमेशा एक खास तरह से देखा गया है, सुंदर दिखने का, शादी योग्य दिखने का दबाव बहुत है। मसाज एक ऐसी चीज़ है जिसमें यू वेयर मिनिमम क्लोथ्स एंड यू आर एक्सपोज देयर योर बॉडी, सो यू फर्स्ट यू हैव टू बी कंफर्टेबल यस विद योर बॉडी कि कोई आपको मसाज कर दे वो, और स्त्रियों के केस में ये बड़ा मुश्किल होता है। सो इज इट वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग एंड नॉट एड्रेसिंग द स्ट्रेस पार्ट? अगर हम इंडियन कल्चर को देखें तो मसाजेस हमारे बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो नानी दादी मसाज करते हुए सिर्फ आती तब, थे, ठीक है, अदरवाइज इन जनरल नहीं। सो अगर हम बॉडी से रिलेटेड देखें तो मुझे जो लगता है वो ये फैक्टर है कि औरतें अभी भी आज भी इंडिया में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं लेती हैं। सो आप ये देखिए, स्पाइंग, रेगुलर स्पाइंग जो है, रेगुलर मसाजेस आपकी हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करता है। अगर आप देखें इन मेनी वेज, थेरेपिस्ट जो है आपका मैनुअल डायग्नोस्टिक भी है, क्योंकि स्पेशली प्रॉब्लम्स आजकल जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स एंड ऑल, उसके अर्ली सिग्नेचर्स लम्प्स में आते हैं, स्किन कैंसर्स के लम्प्स में आते हैं, डिस्कलरेशन में आते हैं। सो अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हो तो थेरेपिस्ट वो देखता है, आपको बॉडी से कनेक्ट करवाता है कि मैम ये कुछ प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे लंप है, यहाँ पे यू नो। सो ये जो चीज़ें हैं, इट्स अ मैनुअल डायग्नोस्टिक ऑल्सो, सो अपार्ट फ्रॉम मेनी बेनिफिट्स। लेकिन हमारे यहाँ पे जो विमेन का जो हेल्थ अवेयरनेस है वो बहुत बहुत कम है, एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर स्पा में इतने विमेन नहीं है इज दिस एज अ मेजर दिस वन, क्योंकि ये स्ट्रेस और हेल्थ रिलेटेड थिंग्स को एड्रेस करता है। सो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जब मोर एंड मोर विमेन will come under financial strength, stability में आएंगी, you know, this narrative will change. So that's very important. Great. मुझे बस एक रिक्वेस्ट करना है इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आई एम हियर, सो आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने ये जो किताब लिखी है, इसका एक बहुत बड़ा जो मकसद है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे हम कॉन्वर्सेशंस करें। अगर हम हमारा स्टैटिस्टिक्स देखें, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें बताती हैं कि ये बहुत ही प्रिवलेंट प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। बट इससे आगे जो है जो कहानी वो है कि आपके साथ कुछ भी हो, ओके, यू ऑलवेज हैव दैट इनेट स्ट्रेंथ टू कम आउट ऑफ. It's not that what experience you have in your life, okay, it's a meaning that you give to those experiences. How you choose to process and remember. Yes, आप उसको क्या मतलब देना चाहते हो. So मेरा जो ये मेरा स्टोरी शेयर करने का है, उसका एक सबसे बड़ा मकसद है to create कि women should get into their financial strength. हम जो आज जो चैलेंज जो सबसे बड़ा फेस करते हैं, हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पर्स की वो क्षमता नहीं है। आज की डेट में भी औरतों को लीगल हेयर नहीं कंसिडर किया जाता है। आज की डेट में भी मैं एज अ बिजनेस वुमेन, वो एज अ POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, लेकिन मैं कुछ बोर्ड रूम्स में जाती हूँ तो मुझे ये एहसास दिलाया जाता है कि मैं एक औरत हूँ। डे टू डे लाइफ में जो हम वो एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो एक सिंपल सा चीज़ हो कि आपको एक डायग्नोस्टिक सेंटर में भी जाना है या फिर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदने भी जाना है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, अगर आपको एक पुलिस स्टेशन में भी जाना है कंप्लेन लिखाने के लिए, ओके, आपको ये महसूस होगा कि आपके साथ इसलिए इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है या यू आर कंसिडर लेसर बिकॉज यू आर सीन एज अ जेंडर हु इज नॉट इन देयर फुल कैपेसिटी, और आपको जज उसी बात पे किया जाता है कि आपके पास वो फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब व्यूअर्स के लिए कि एज पेरेंट्स, अगर आप
ये देख रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ लड़का ही नहीं, आपकी लड़की भी फाइनेंशियली सक्षम हो। सो जब आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं, प्लीज़ गिव योर डॉटर्स ऑल्सो इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज़। कि ये कहानी मत बोलिए कि इनकी शादी में बहुत खर्चा करना है या करना पड़ेगा, तो इनको कम प्रॉपर्टी दें या ना दें, यू नो। नहीं, और उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि अपने घर की बच्चियों को इतने अच्छे से पढ़ा लिखा दीजिए, इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो बिज़नेस कर सकें, जॉब कर सकें। फिर जब वो तय करें, जब वो लड़कियां तय करें कि अब हमें शादी करनी है, तो वो ये भी बताएं कि शादी करनी है और इसमें 20 लाख 50 लाख खर्चा आएगा, 15-20 लाख मैंने बचा रखे हैं, 15-20 लाख लड़के ने बचा रखे हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड के पेरेंट्स पुल इन कर देंगे तो हो जाएगा। इफ दे चूज टू हैव अ लेविश लाइफ, लेविश वेडिंग, वरना तो कोर्ट में जाके दस्तखत कर सकते हैं और दोस्तों के साथ बढ़िया से एक पार्टी भी कर सकते हैं। बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत करेज और एब्सोल्युटली। और ये एज अ कंट्री ऑल्सो हमें देखना है कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सो एज अ नेशन वी हैव टू रियली लुक इन टर्म्स ऑफ इट। अफर्मेटिव एक्शंस। आप ये देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 औरतें थी। आज की डेट में भी आप देखेंगे, आई मीन विमेन के इतने इश्यूज हैं, लेकिन विमेन मिनिस्ट्री 2006 में फॉर्म हुई है। सो यू नो दीज आर इनहेरेंट चैलेंजेस। सो जब तक हम खुद आगे बढ़ के नहीं आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन की हमारे पेरेंट्स या हमारे यू नो मेल काउंटर पार्ट्स हमारे लिए कुछ करेंगे, हमें खुद अपने लिए वी हैव टू स्टैंड अप ऑन आवरसेल्व्स, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल राइज। एज माय मदर यूज्ड टू से इन बुंदेलखंडी लैंग्वेज, बेटा अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। जी बिल्कुल। खुद करना पड़ेगा, तब बाकी लोग मदद के लिए आएंगे। जी। किताब वाला की ये बातचीत जो द राइज ऑफ शक्ति नाम की किताब के इर्द गिर्द है, ये मेघा दिनेश की कहानी है। आपने अपनी कहानी को किताब में साझा किया और किताब वाला के ज़रिए हमारे दर्शकों के साथ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड था और तब भी हमारी ये बात हो रही थी कि आपको इसके बारे में लिखना चाहिए, और मैं बहुत खुश भी हूँ, बहुत कृतज्ञ भी हूँ कि आपने अपने अनुभव साझा किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत सारे लोगों को साहस मिलेगा और संकल्प मिलेगा। Thank you so much and I wish you all the best. Thank you so much, Saurabh. Stories are meant to travel, and thank you for being that vehicle and a carrier to help me spread this story. Stories are very powerful, so hope. My gratitude. किताब वाला में आज के लिए इतना ही। पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला चलता रहे। ब्लैक मिरर ब्लैक होल से ज़्यादा शक्तिशाली पुल रखते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। ब्लैक मिरर शब्द इस्तेमाल किया जाता है उन सारी स्क्रीन्स के लिए जो टीवी की शक्ल में, मोबाइल की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द हैं, और एक मायावी दुनिया हर वक्त रचती रहती हैं। सुरसा के आकार सी बढ़ती रहती हैं, प्रलोभन देती रहती हैं, कभी सुंदरता का, कभी अमरता का, कभी प्रेम का, चाहे जाने का, आपके महत्वपूर्ण होने का। जबकि दुनिया इन जादुई काले शीशों से इतर अब भी हमारी तरफ मुस्कुरा रही है। बस ज़रा सा ठहराव की ज़रूरत है। किताबों में दाखिल होइए, इर्द गिर्द देखिए, बहुत सारे हंसते मुस्कुराते जीव जंतु और पादप जगत के प्राणी आपको नज़र आएंगे। इसलिए बार बार कहता हूँ, सिरहाने फ़ोन हो ना हो, किताब ज़रूर हो। शुक्रिया। Thank you so much.